उत्थान पेबैक टू सोसाइटी टीम द्वारा मथुरा के नगला गोवर्धन में निःशुल्क सावित्रीबाई फुले पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी उमेश पाल सिंह ने समाज को जागरूक करने के लिए तरह तरह के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें युवा वर्ग के अलावा बुजुर्गों ने अपनी पुरानी रीति रिवाजों को खत्म करने का संकल्प लिया। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं समय की बड़ी खबर। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए लोगों को मिशन काशीराम एवं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। उत्थान पेबैक टू सोसाइटी टीम ने दिल्ली से शुरुआत कर राजस्थान एवं यूपी में अपनी खासी पहचान बना ली है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं समय की बड़ी खबर। दिन रोज बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बहुजन समाज में फिलहाल बदलाव की मुहिम देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह से नुक्कड़ सभाएं लगाकर समाज को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, परंतु सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले लोग ही समाज को गुमराह कर अपने स्वार्थ खोजकर कमाई का जरिया बनाने लगे हैं। यह भी एक वजह मानी जाती है कि समाज में दिन रोज अत्याचार बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो वर्तमान में स्थिति को देखते हुए बहुजन समाज को एकजुट होने की कड़ी आवश्यकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं। KBC कौन सा? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं देखा ना तुमने? हम भी कुछ प्रश्नों का आदान प्रदान करेंगे, है ना? मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रश्न होंगे, बहुत आसान, लेकिन बोलना सबको है। आंसर सबका, जिसको पता हो वो दे, और जिसको आंसर न पता हो वो ना दे, ठीक है ना? सब लोग जिनको पता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस गांव में ये सावित्री पाठशाला खुली है, उस गांव का नाम क्या है? मतलब इस पूरी भीड़ में केवल एक भाई हमारे समाज को पता, बाकी किसी को नहीं पता। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? और एक को पता, किसी को नहीं पता? तो बोले तो किसी ने नहीं भाई साहब, है भाई? मैंने क्या कहा, अगर आंसर पता हो तो बोलो, और नहीं पता तो चुप रहना। तो इस गांव का नाम क्या है? वेरी गुड, अब तो कुछ अच्छा लगा ना। चलिए, गोवर्धनपुर जो है वो किस जिले में है? ये देखो, एक आदमी को बताओ भैया, इन्हीं की तारीफ ज्यादा यार, यही एक संचार यही संचार व्यक्तियों को लगता है हम सब तो बेकार है। तो जिले का नाम क्या है? मथुरा। अच्छा यार, नहीं आवाज में धीरे बोल रहा हूँ क्या? सुनाई नहीं पड़ी आप लोगों को? तो फिर आप धीरे क्यों बोल रहे हैं? चलिए, मथुरा जो है वो किस प्रदेश में है? हाँ, देखो ये बात है नहीं उनके, अपने ही ताली बजा रहे सब लोग। ये उत्तर प्रदेश है, ये किस देश में है? हाँ, सबको होशियार हो गए तुम। चार प्रश्नों को उत्तर देते हुए अब तो काफी आगे बढ़ गए। कोई दिक्कत नहीं, आखिरी प्रश्न है ना, 1 करोड़ वाला प्रश्न। तो 4 प्रश्न उत्तर दे दिए, अब आखिरी प्रश्न 1 करोड़ वाला। ये तो भारत देश में आप लोग रह रहे हो ना, तो आप लोगों का धर्म क्या है? धर्म ये बड़ा कंफ्यूज हो गया भैया। मैंने इस गांव का नाम पूछा, एक आवाज। मैंने इस जिले का नाम पूछा, एक आवाज। मैंने इस देश का नाम पूछा, एक आवाज। लेकिन जैसे ही मैं धर्म पे आया, हिंदू वहां बौद्ध, और ये तो खंडन करके नहीं था, बौद्ध नहीं है, वो धर्म नहीं है, हिंदू नहीं है, बौद्ध। ये क्या हो रहा है भाई? कंफ्यूजन भ्रमित, धर्म की स्थिति किस मामले में? धर्म के मामले में। देश एक, जिला एक, राज्य एक, गांव एक, लेकिन धर्म ये धर्म क्यों? तो इसी भ्रम पे हम एक बात करेंगे, कहानी। क्या? एक छोटी सी कहानी, उसको शुरू करते हैं कि एक गांव, यही मान लो आपको गोवर्धनपुर। इस गांव में 2 लोग, एक चतुर और दूसरा बुद्धू, दोनों भाई सामने रहते थे। पिताजी थे, खेतीबाड़ी थी, प्रेम से खेतीबाड़ी कर रहे थे, जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए। होता क्या है, दोनों के पिताजी निकल लिए। भाई प्रकृति का अटूट सत्य है, जो पृथ्वी पर आया है वो क्या होगा? जाएगा, चले गए। उनके जाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है परिवार में, वो क्या होता है? देखो आगे बंटवारा। तो उन दोनों के बीच में बंटवारा होना लाजमी है। तो चतुरु जो कि बड़ा था और बुद्धू छोटा था, तो चतुरु ने कहा कि भाई देख बुद्धू,
तू है छोटा मैं हूं बड़ा। बंटवारा हर घर में होता है, या तो लड़ झगड़ कर लें या शांति से कर लें। अच्छा कौन सा होता है, लड़ झगड़ के शांति से? शांति से अच्छा होता है। तो जमीन जायदाद खेत दुकान मकान आगे आगे हो गए। क्या हो गए भाई? 2 बीघा खेत 1 बीघा तेरो 1 बीघा मेरो, 200 वर्ग का मकान 100 वर्ग तेरो 100 वर्ग मेरो, बर्तन आधे तेरे आधे हो गया, कोई लड़ झगड़ा नहीं। 2 चीज ऐसी बच गई जिनका बंटवारा नहीं हो पा रहा था। एक उनके पास भैंस थी, क्या थी, और कपड़े बढ़ते हुए एक रजाई बच गई उनके पास। भाई एक रजाई थी, किसके हिस्से में जाएगा? तो भैंस का तो भाई उसने कहा क्या नाम है, चतुर ने, देख भाई बिट्टू अब क्या है, भैंस तो एक है और बाकी दोनों को है। एक काम कर दे, तू है छोटा और मैं हूं बड़ा, तो पहले हक तेरा और बाद में किसके लिए? भैंस के लिए। पहले किसका है? तेरा और बाद में मेरा। तो आगे की तेरी और पीछे की, ठीक है साहब? अब भाई रहेगी, भाई रहेगी तेरा हक पहले और दिन पहले आता है, दिन में तेरी और रात में, ठीक है साहब? अब बुद्धू छोटा भैया, ठीक है भैया, जो क्या हो गया। अब उसमें हुआ क्या कि यही चलता आ रहा था। वो बुद्धू की जो पत्नी है वो अपना भैंस को नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए दिन भर, और क्योंकि भाई मुंह से ऐसे मारा है तो मुंह में भी खा जाएगी, तो सब काम करे। और रात को शाम के टाइम और सुबह के टाइम वो चतुर की भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आवे, दूध तार चली जाए। बुद्धू को दूध नहीं मिला भाई, और यही चलता रहा। तो बुद्धू दूध पी रहा है तो खरीद के, बच्चे को पिला रहा है तो खरीद के। अब बुद्धू को जो लड़का है वो तंदुरुस्त होता है, चतुर का लड़का तंदुरुस्त, और बुद्धू का जो लड़का है जिसका नाम है दीपू वो कमजोर। बच्चा बड़ा होता है तो ये देखता है कि हमारा छोटा भाई, जो हमारा चचेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, वो दूध घी सब खा रहा है, और यहाँ चाय मिल रही है तो आधे पानी की चाय मिल रही है। तो ये बात उस दीपू के दिमाग में पच नहीं रही थी, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये चक्कर क्या है, भैंस का काम सारा तुम करती हो लेकिन जो दूध है वो टाइम लगा रही है, इसकी वजह क्या है? तो जो महिला होती है वो इनका एक जगह होता है। बेटा आज भी इनकी बात है, हमारे हमें ना पता जी उनके बीच क्या भैंस नहीं होता ना। अभी मैं महिला देख रहा था, कुर्सी पर बैठे सीधा तान के वहां बैठे, सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन महिला का लंबा लंबा घूंघट है अभी भी, है ना। हम जो है कौन से दौर में जी रहे हैं? 2022 के दौर में, और घूंघट ये तक है वो, घूंघट के पीछे कहानी सुनो। आज हम सावित्री फूले पाठशाला बना रहे हैं और महिलाओं में घूंघट वहीं तक, जो भी इसको जरूरत नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बुजुर्ग हो, आपकी बहू जो आपके बेटे की बहू है वो आपकी बेटी है ना, तो क्या बेटी आपके सामने घूंघट करेगी? करना चाहिए घूंघट? बेटी का मुंह देखने में दिक्कत है आपको, या बेटी आपको मुंह देखने में दिक्कत है? लेकिन आप लोग क्यों नहीं कहते बेटा क्यों घूंघट ला रही तो हमसे? ये परिवर्तन का दौर है, आप समझिए। ऐसे करके जो आंख में 2 कपड़े निकाल दिए गए, ये आंखें देख रही है। हम सबसे फूले पाठशाला खोल रहे हैं, ये चीजें कहने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। हालांकि हमको भी पता है कि घूंघट के पीछे कहानी क्या है, लेकिन हमको पता है। अब मैं वही अगर समय मिलता तो उनके सामने वही बोलता, लेकिन वो चली गई तो बात वो हो नहीं पाई। तो हम बात कर रहे थे किसकी? जब दीपू की मम्मी ने कहती बेटा आदमी के बीच की बात है, तो महिलाएं बोल नहीं पाती है क्योंकि हम उनको बोलने की आजादी नहीं देते। तो दीपू ने कहा चलो पापा से पूछते हैं, तो उसने फिर पापा से पूछ लिया बुद्धू से कि पापा ये क्या चक्कर है कि हमारा भाई दूध घी सब खा रहा है, काम आप करते मम्मी करती हैं, और दूध घी ताऊ और ताई ले जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कि बेटा ये तो पंचर का फैसला है। क्या फैसला है? पंचर का फैसला। पंचायत भाई बंटवारा हो, बंटवारे में हमारे हिस्से में जो आया हम उसी से संतुष्ट हैं। लेकिन उस बाल मन में अभी भी क्लियर मामला नहीं बता, ऐसे नहीं चलेगा, ये बेचारा उदास रहने लगा। तो ऐसे ही हमारे कोई श्यामवीर जी भाई जैसे बुद्धिस्ट व्यक्ति एक ऐसी अपनी पाठशाला खोले बैठ गए और वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उदास मन का दीपू और उसमें बैठ गया, और ये ऐसे ही बाबा साहब की और
कहानियों को बता रहे थे कि किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया। जब स्थिति भेदभाव की आ गई और बाबा साहब के सामने ये प्रश्न उठ गया कि साहब कॉलेज में स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, तो बाबा साहब ने किस तरह से पढ़ाई की और पानी नहीं पीने, मतलब वो सब कहानी दीपू जैसे जैसे सुने और वैसे वैसे दीपू के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जाए, वो सुनता जाए और मुस्कुराहट बढ़ती जाए। क्यों? क्योंकि जो धर्म की स्थिति थी वो उस ज्ञान से क्या हो रही थी, छट रही थी। क्या कर रही थी? छट रही थी। तो जब वो स्थिति पूरी तरह से छट गई दिमाग से और इधर इनका अपना जो ज्ञान था वो दीपू के दिमाग पर चला गया, तो दीपू बड़ा प्रसन्न मन से वहां से उठा, क्योंकि अब वो दीपू नहीं रहा, वो क्या बन गया था? ज्ञान का दीपक बन गया था। क्या बन गया था? ज्ञान का दीपक बन गया था। और बड़े खुशी मन से वो घर गया। कहां गया? घर। और शाम होने का इंतजार करने लगा। कब? जब उसकी ताई दूध काटने आए, आराम से खाट पर लेटा हुआ, शाम का समय। ताऊ बढ़िया सा कुर्ता पहने, लठ लेके हाथ में के भैंस थोड़ा वो हिले डोले तो वहीं खड़ा रहूंगा मैं भैंस के पास पिछवाड़े पे ही। और वो ताई बाल्टी लेके बढ़िया साड़ी पहन के, अच्छी वाली साड़ी पहन के आई और दूध काटने का नंबर लग गया। जब दूध देगा दीपू ने दीपू तो हारी है, वो दीपक रह गया। वो दीपक ने देखा कि आधी बाल्टी दूध कड़ गया है, तो दीपक आया हाथ में एक लठ लेके और भैंस के मुंह पे ले मारा उसने। और जैसे ही उसने भैंस के मुंह पे लठ मारा, भैंस ने क्या मारी? लात। और लात से बाल्टी कही, ताई कही और ताऊ ताऊ दीपू बेटा मतलब ताऊ आप पीछे तो मतलब रख, आगे मेरी है, पीछे से मतलब रख, आगे का मतलब मत रखियो। मैं मारू पीटू खिलाऊंगा मैं तो मारे कौन? मैं मारूंगा है? इसलिए चुपचाप अपना काम कर। यानी कि वो ताऊ ये समझ चुका था, वो चतुर ये समझ चुका था कि बाप को मूर्ख बना लिया, बेटे को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। वो फैसला इतना गलत था, उस गलत फैसले को उसके बाप ने मान लिया, लेकिन वो दीपक जो दीपू से दीपक बना, वो उसे मानने के लिए हटते ही तैयार नहीं था। अब बोला बेटा बार ले जाइए तो लिया, ताऊ नल के नीचे रखिए, उठा लो, देखा तो राय भेजी भाई पाने के भाई जी छुड़ा मानेगा नहीं। वो फैसला दोबारा हुआ और दूध बटा, कंडे बटे, गोबर बटा, सब काम बटा। तो साथियों वही स्थिति आज हमारे सामने है। कुछ चतुर हमारा हक खाए बैठे हुए हैं, कुछ चतुर हमारा हक खाए बैठे हुए हैं। और एक ही दीपक इस देश में उस समय हुआ, उसने हमारे हक अधिकार हमको वापस दिला दिए, एक ही दीपक ने। लेकिन क्या वो हक अधिकार अब सुरक्षित हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या वो हक अधिकार हमारे पास सुरक्षित हैं? एक दीपक से काम नहीं चलेगा। अब दीपकों की संख्या बढ़नी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि दीपक तले अंधेरा होता है, नहीं सुना है? दीपक तले अंधेरा होता है, दीपकों तले अंधेरा नहीं होता। होता है क्या? एक दीपक जलाया, उसके बाद दूसरा दीपक जलाया, तो जो दूसरा दीपक है पहले दीपक के नीचे का अंधेरा कर देता है, खत्म कर देता है। तो अब ये दीपक बन रहे हैं स्टार्ट। श्यामवीर जी है ना, आपके ये भाई पंकज जी हैं, मैम है, ये क्या बन रहे हैं? धीमे धीमे दीपक बन रहे हैं और जो समाज में अंधेरा बना बैठा है उसको हटने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। क्या चाहिए? मान्यवर साहब एक ऐसे दीपक जिन्होंने एक राजनीतिक क्षेत्र में हमको बड़ी उपलब्धि दिलाई, बाबा साहब का वो सपना पूरा किया। कौन सा सपना? जब बाबा साहब का चौथा बेटा राज रतन, देखिए आए ना गुणगान के राज रतन, 4 बेटे, बाबा साहब के 5 बेटे थे। पहला बेटा यशवंत राव जिंदा रहा, बाकी 4 बेटे बाबा साहब के भेंट चढ़ गए। किसके? हमारी भेंट चढ़ गई, हम अपने समाज की भेंट चढ़ गई। क्यों? बाबा साहब लगे रहे हमारे लिए काम करने में, और उनके बेटे एक करके दवा के हाथ में मरते चले गए। इस दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति के बेटे दवा के अभाव में मर जाए, बिलीव करते हो? विश्वास करते हो? आपकी सैलरी कितनी है पंकज जी? 90,000 सैलरी है। इन्होंने बीटेक किया होगा? बीटेक किया है। बीटेक डिग्री होती है, ग्रेजुएशन डिग्री होती है, उसकी एमटेक मास्टर डिग्री होती है। आपकी ऐसी कितनी डिग्री है बाबा साहब ने?
32 डिग्री ली। कितनी डिग्री ली? आपका बेटा बीमार होगा, इलाज करा पाओगे आपकी स्थिति में? यहां से लेके कहां तक? विदेश तक। यहां से लेके विदेश तक इलाज करा सकते हैं अपने बेटे का। क्या 32 डिग्री लेने वाला इलाज नहीं करा सकता अपने बेटे का? क्यों नहीं कराया? किसके नहीं कराया? और क्या चाह रहे थे आपसे? वो बाबा साहब क्या चाह रहे थे आपसे? पैसा दो मुझे, नाम लो मेरा। क्या चाह रहे थे? केवल पढ़ो। क्या करो? पढ़ो, समाज को उठाओ, प्रेरित सोसाइटी। कुछ और कहा उन्होंने? क्या हम कर रहे हैं? 4 बच्चे जिस व्यक्ति के लिए मर गए, वो व्यक्ति आगरा में रोते हुए कह रहा है कि इस मिशन को अगर आगे न ले जा सको तो उसे पीछे मत रखने देना। और हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस मिशन को रोका है, रोक लिया हमने। 260 की स्थिति में हम आज कहां पर हैं? 1 पर है। किस पर है? 1 पर है। ये शर्म नहीं आ रही हमको? शर्म नहीं है हम लोगों को? कहां है मिशन हमारा? गया मिशन हमारा 0 में, गड्ढे में हम लोग। और जिम्मेदार कौन? हम लोग हैं इसके जिम्मेदार। और कोई है क्या? बताओ, कोई और है? हम लोग केवल जिम्मेदार हैं। हम संगठन बना के संगठित होने जगह टूट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। 4 जो महापुरुष ने बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, हम एहसान फरामोश हैं। कौन है हम? एहसान फरामोश है। उस व्यक्ति को हम धोखा दे रहे हैं। हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम अच्छे और लायक बेटे नहीं बन पाए अपने समाज के। ये समझ लो। क्या नहीं बन पाए? अच्छे और लायक बेटे बन पाए क्या हम लोग? बताओ। हम लोग लायक बेटे नहीं, ये समझ लो। तो बाबा साहब का जब चौथा बेटा, जिसकी मैं बात कर रहा था, राजरतन, जब वो मरा था इस समय 2.5 साल का था वो। कितने साल का? और नारायणचंद्र रंतु अपनी किताब में लिखते हैं, नारायणचंद्र रंतु जो कि उनके सचिव थे, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि 2.5 साल का बच्चा बड़ा होता है, बाबा साहब की बातों को समझता था। क्योंकि इंदु और रमेश और गंगाधर पहले ही मर चुके थे। जो उनका पहला बेटा था वो और बाबा साहब के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसकी वजह थी कि बाबा साहब परिवार को टाइम नहीं देते थे। कौन सी बात है कि बच्चा बाप से दूरी बनाई लेता है। तो राजतंत्र बाबा साहब कहते थे कि तू मेरा सपना पूरा करेगा। क्या करेगा? तू मेरा सपना पूरा करेगा। और माता रमा से कहते थे कि रामू, तेरा जो ये बेटा है ना राजतन, एक दिन इस देश पे राज करेगा। वो चौथा बेटे की ये उम्मीद थी। तो जब वो चौथा बेटा बीमार हुआ, तो जिस समय वो अंतिम शासन गिन रहा था, तो बाबा साहब कोर्ट में एक केस में उलझे हुए थे। उनका भाई वहां पहुंचा कि ऐसा कर, तेरा बेटा बहुत बीमार है, जल्दी चल तू। बाबा साहब आते हैं वहां से, और जब वो बेटे को हाथ में लेते हैं तो एक नजर वो बेटा बाप को देखता है और बाप बेटे को देखता है। ऐसी एक स्थिति थी कि शायद वो बेटा बाबा साहब का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही बाबा साहब को देखा, उस बच्चे की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो बेटा जेल चला गया। और जैसे ही गर्दन लुढ़की, वो मां चीख के पूरी तरह से रोने लगी और कहा कि बस साहब, बस, आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे ले लिए, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कलेरा फट गया उस मां का। आप सोचिए स्थिति क्या रही होगी। आज हमारा बच्चा हंसा ना, तो हमारा दर्द यहां से सीना फट जाता है। यार बच्चे फांसी कैसे आ गए? हम तुरंत लेके भागते डॉक्टर के पास। उस महिला के 4 बच्चे गए थे। और क्या कर मांगे कि साहब आप तो कहते थे कि ये राज करेगा, चला गया, ये आपका बेटा राज करने वाला चला गया। तो देखिए उस महान व्यक्ति की बातें क्या कहते हैं उस समय। रमा गोम, तेरा केवल ये एक राजतन नहीं है, इस देश के करोड़ों बेटे तेरे राज रतन हैं। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं में से कोई बेटा इस देश पर राज करेगा। ये कहा उस महान व्यक्ति के उस समय अपने बेटे के मरने पर ये लफ्ज थे। आप समझ नहीं पाए बाबा साहब को। बाबा साहब की पीड़ा को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी स्थिति इतनी इस समय बहुत ज्यादा खराब है। जब मैं देखता हूं कि हम लोग 1 पे आ गए हैं, 260 से 1 पे मिशन कहां है? मिशन हमारा
और बाबा साहब केवल एक कुंडली लगाए बैठे थे, पढ़ो बेटा, केवल पढ़ने के लिए कहा उन्होंने। मुझे बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, आप बताओ। ये जो भीड़ है ना यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी थी पहले, हम भी यहाँ बैठे थे और हम भी ऐसे देखते थे। हमने प्रण किया कि हमें यहाँ बैठना है। यहाँ में कितने बच्चे हैं जो ये प्रण करते हैं कि हम यहाँ बैठेंगे? कितने बच्चे आप बताओ? कोई यहाँ प्रण करता है तो हम भी यही बैठेंगे, हैं? क्या है? हिम्मत नहीं हो रही हमारी हम कि हाँ हम यहाँ बैठेंगे। उस व्यक्ति का त्याग, तपस्या, बलिदान सब बेकार कर दिया हमने, सब बेकार कर दिया हमने। उस बाबा साहब का सपना कि इस देश में से कोई राज करेगा, इस देश पर राज करेगा, वो मान्यवर साहब ने बहन जी को मुख्यमंत्री बना के आंशिक रूप से सफल किया। किस रूप से? आंशिक रूप से। केवल प्रदेश की बात नहीं थी बाबा साहब ने, किसकी बात कही? देश की बात कही। लेकिन हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाए और उस सपने का किसी भी सपने को पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब ने हमको एक धर्म दिया। बाबा साहब ने क्या कहा कि ये जो हिंदू धर्म है ये जातियों का मकर जाल है। एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाजे। जो जिस स्थिति में पैदा हुआ वो उसी में मरेगा। नीच पैदा हुआ तो नीच मरेगा, ऊंच पैदा हुआ तो ऊंच मरेगा। व्यवस्थाएं दो, इस देश की व्यवस्थाएं दो। कौन कौन सी? एक नीच और एक ऊंच। आप कौन सी व्यवस्था में? आप लोग कौन सी व्यवस्था में? ऊंच में या नीच में? नीच में। जो कितने घर से कहें नीच में, तो नीच में रहना है, नीचे में रहना है, नीच ही रहना है। और अगर नीच नहीं रहना तो इस व्यवस्था में ऊंचे रहने की स्थिति है ही नहीं। है क्या? बाबा साहब ने पूरी जिंदगी घमा दी कि ये हमें ऊंच बना दे। बनाया किसी ने? आज भी भेजा बोला है ना। अभी महाराज जी में एक बार कहां पर? राजस्थान में। किसके पीछे बनाया? मूंछों के पीछे। किसके पीछे?